प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पेपर 1 के 10 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, जो पिछले साल आए हैं, आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत पहले के आए हुए क्वेश्चन हैं। इनके रिपीट होने की संभावना है, इसलिए हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, Which one of the following council has been disbanded in 2013? निम्नलिखित में से कौन सी परिषद 2013 में बंद कर दी गई? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च NCERT, या नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को भंग कर दिया गया, इसलिए आंसर हमारा होगा ए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। NCT अभी भी है, NCERT भी है और NAC भी है, और उसे डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो बनाया। Which of the following statements are correct about the National Assessment and Accreditation Council? NAC के बारे में कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। NAC का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसका हम लोग ऐसे भी लिखा जाता है NAC। ये क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की शिक्षा व्यवस्था का असेसमेंट करता है, उसके परफॉर्मेंस का, वहाँ के फैकल्टी का, बिल्डिंग का, पढ़ाई का, सारी चीज़ों का, ताकि एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। तो NAC एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होता है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये एक स्वायत्त संस्था है जो कि UGC के द्वारा 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था, established by UGC in 1994। इसका प्राइम एजेंडा क्या है, इसका मुख्य काम क्या है कि असेस एंड एक्रेडिट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन और हायर लर्निंग विथ, और ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको कंटिन्यूअसली एजुकेशन के क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो इसका पहला है कि ये एक ऑटोनॉमस संस्था है, स्वायत्त संस्था है। दूसरा, इट इज आस्क्ड टू विद द responsibility of assessing and accrediting institutions of higher education। ये भी सही है, इसे उच्च शिक्षा संस्थानों के आकलन और मान्यता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, ये सही नहीं है। एंड इट हैज़ रीजनल ऑफिसेज, ये भी सही नहीं है, इसके रीजनल ऑफिसेज भी नहीं है। तो इसका आंसर है बी, जिसमें दो ऑप्शंस हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, इसका आंसर है बी। अब चले हम तीसरे क्वेश्चन की ओर, थोड़ा फास्ट चलेंगे आज। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट फॉल्स अंडर इट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो यह शक्ति दिया गया है या पावर दिया गया है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने का, तो वो किसके क्षेत्राधिकार में आता है, किस ज्यूरिस्डिक्शन में आता है? सलाहकार ज्यूरिस्डिक्शन या एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन या सलाहकार क्षेत्राधिकार, एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन अपीलीय क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन या मूल क्षेत्राधिकार, या रिट ज्यूरिस्डिक्शन या रिट अधिकार क्षेत्र। तो इसका आंसर पहले हम टिक कर दें कि इट इज ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। अब हम समझते हैं कि ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन में क्या होता है, कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन होता है वो
क्या बताता है कि वह वैसे मैटर को बताता है जिसके लिए कोई भी पर्टिकुलर कोर्ट सबसे पहले अप्रोच करता है। ठीक है, जो कोई भी कोर्ट मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट रेफर्स टू ए मैटर, दिस रेफर्स टू ए मैटर फॉर विच, जो वह कोर्ट, कोई पर्टिकुलर कोर्ट जो उसके लिए सबसे पहले अपील किया, मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसी कोर्ट का वह मैटर है जिसके लिए वो सबसे पहले अप्रोच किया वो कोर्ट। तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आता है आर्टिकल, ये भी एक क्वेश्चन है, आर्टिकल 131 के तहत आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 के तहत आता है। इसमें क्या क्या केसेस आते हैं कि सेंटर एंड वन और मोर स्टेट के बीच में जब विवाद होता है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। सेंटर और किसी स्टेट का, स्टेट ऑन सेंटर एक तरफ और कोई स्टेट वन साइड और दूसरे साइड में एक, दो या एक से अधिक स्टेट होते हैं तब, और कोई भी डिस्प्यूट जब दो और दो से अधिक राज्यों के बीच में होता है। और जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, तो इसलिए इसका आंसर पहले हम लिख दें, आंसर इज सी। ठीक है, अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है? ये इसके अंदर प्रेसिडेंट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में भारत के प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी भी इशू पे या लॉ पे सुप्रीम कोर्ट से उनका ओपिनियन मांग सकते हैं। कौन मांग सकता है? प्रेसिडेंट ओपिनियन मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी इशू पर। ये किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 143। ठीक है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, इसको हम अलग कलर से लिखें ताकि समझ। एपेलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है जो कि किसी भी लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू करने का पावर होता है, सुधार करने का या ओवर रूल। मतलब एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट का पावर है जो कि लोअर कोर्ट के किसी भी डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, खारिज कर सकता है या सुधार सकता है। और रिट जुरिस्डिक्शन जो होता है, ये रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने का पावर होता है। और हैबिस कॉर्पस और मैंडामस, ये सारी चीज़ें जो होता है, प्रोविजन को वारंटो, ये सारी चीज़ें लागू कर सकता है रिट जुरिस्डिक्शन में, जो कि ताकि लोगों का जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार, लोगों के मौलिक अधिकार को एनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए वो क्या क्या चीज़ रिट जुरिस्डिक्शन के जरिए सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। तो इसमें आता है एक हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस में क्या होता है, इसको हम लिख के बताएं, ये बहुत ही कॉमन है। कॉर्पस, इसमें क्या होता है कि फंडामेंटल राइट जो व्यक्ति का होता है, लिबर्टी, जो भी कोई भी उसको अनलॉफुल डिटेन नहीं कर सकता है, कहीं भी बंद करके रख नहीं सकता है कोर्ट में, ये जेल में। तो इसके खिलाफ इसको ये हैबिस कॉर्पस क्या करता है, लोग मनुष्य के मतलब भारत में फंडामेंटल राइट को, इंडिविजुअल लिबर्टी को बचाने के लिए। फिर एक आता है मैंडामस, ये सब भी आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैंडामस में क्या होता है? जस्टिस, इसको हम कहते हैं रिट ऑफ जस्टिस। इसमें क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? इसमें क्या है कि पब्लिक ऑफिशियल का जो भी परफॉर्मेंस है, वो अपनी ड्यूटी को, जो कि हु हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, या अपना ड्यूटी को करने से रिफ्यूज कर दिया, तो उसे उसके काम को रिज्यूम करने के लिए, फिर से लागू करने के लिए ये रिट ऑफ जस्टिस किया जाता है। फिर है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है? इसमें है कि किसी भी इंफीरियर कोर्ट को रोकना, प्रोहिबिट करना किसी केस के
प्रोसीडिंग को चालू रखने के, लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है सुप्रीम कोर्ट कि वो किसी केस का जो प्रोसीडिंग्स है उसको रोकने के लिए। फिर आता है क्वो वारंटो में क्या होता है कि ये किसी भी व्यक्ति को पब्लिक ऑफिस जिसके लिए वो एंटाइटल नहीं है उसको होल्ड करने से रोकता है। और फिर है कर्टियोरारी। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर इन लोअर कोर्ट से ऑलरेडी पास हो चुका है उसे क्वैश करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए ये होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जिसमें क्या होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो आर्टिकल 131 के तहत आता है, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवादों का निर्णय करता है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following statement are correct about the Central Information Commission? केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ना, वो उसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है और उसमें 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट है उसके बाद है कि उसमें पहले इसके बारे में जान लें। फिर है कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं और कमेटी जो होती है कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसके चेयरपर्सन होते हैं और लीडर ऑफ जो अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड लोग होते हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं और रिकमेंड होते हैं और हेडेड होते हैं होम मिनिस्टर के द्वारा। दे शुड बी पर्सन्स ऑफ एमिनेंस, वो लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, किसी भी क्षेत्र के एमिनेंट लोग होते हैं इसके मेंबर्स। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, जर्नलिज्म, ये सब का ये इन्हें वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, ना ही लेजिस्लेचर के असेंबली के होते हैं, ना ही स्टेट के या यूनियन टेरिटरी का। उनका कोई ऑफिस ऐसा प्रॉफिट वाला ऑफिस उन्हें होल्ड नहीं करना ऐसे लोग होते हैं इसके मेंबर जो किसी ऑफिस को होल्ड नहीं करते हैं प्रॉफिट वाला, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं होते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, या तो फिर वो 65 साल के हो जाते हैं तब उन्हें रिटायर करना होता है। दोनों में से जो पहले आता है उसके हिसाब से होता है, और वो जो है उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। लेकिन इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा वो ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। तो ये तो हुआ हम लोगों ने जाना CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में हमने जाना CIC। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, तो ये सही है। ये एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है कि चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अदर कमिश्नर्स आर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये अभी हमने बात किया। द कमीशन कैन इम्पोज अ पेनाल्टी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 25,000, यस ये भी सही है। ये गलत है, ये इट कैन पनिश अ गलत अधिकारी, ये नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल नेटवर्क। तो अब हम जानते हैं Amazon.com है, ये मार्केटिंग का है। eBay भी मार्केटिंग का है। Gmail मेल भेजने का है। तो इसमें सामाजिक नेटवर्क हमें दिख रहा है कौन है, केवल ट्विटर है। तो इसका आंसर होगा ट्विटर इज द सोशल नेटवर्क।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन is called parameter while corresponding sample information is known as। पॉपुलेशन का जो इंफॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन का जो इंफॉर्मेशन होता है उसको पैरामीटर कहते हैं, क्योंकि ये पूरे पॉपुलेशन के बारे में होता है। और जो सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ। ठीक है, प्रभावी शिक्षण, भावी नहीं, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। प्रभावी शिक्षण एक कार्य है। टीचर सेटिस्फैक्शन, टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, टीचर की संतुष्टि, टीचर का ईमानदारी और प्रतिबद्धता, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, शिक्षक छात्रों को सिखाते और समझाते हैं। टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेंस। तो यहाँ पर टीचर, इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है? टीचर का बिहेवियर उसमें आता है, टीचर का ज्ञान आता है, नॉलेज आता है, सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज, टीचर का विश्वास, टीचर का डेडिकेशन, ताकि वह स्टूडेंट को में उन्नति लाए, स्टूडेंट को इम्प्रूव करे, उसके नॉलेज को बढ़ाए, उनको सिखाए, समझाए। तो इफेक्टिव टीचिंग क्या है? एबिलिटी टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ठीक है, तो इसलिए इफेक्टिव टीचिंग है कि तुम प्रोवाइड गुड क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्रदान करना और बच्चों के में सिखाना, समझाना, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए टीचर का इफेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है कि स्टूडेंट को सिखाना और समझाना। आंसर इज 6C। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। हम लोग जानते हैं लर्निंग क्या है, हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर क्या है? एक लर्निंग का पर्पस है जिससे कि व्यक्ति के पर्सनालिटी में और व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो थ्रू आउट द लाइफ सीखना है और सीखने के साथ साथ उसके व्यवहार में संशोधन होता है, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। तो सबसे उपयुक्त अर्थ है एक्विजिशन ऑफ स्किल, पर्सनल, ये सारा चीज है, लेकिन सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में संशोधन। इसलिए इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को ऑर्डर में, इन ऑर्डर कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो हमारा जो है ना टीचिंग प्रोसेस जो है वो लर्नर को अपने साथ क्या ले सकता है। टीचिंग प्रोसेस टेक्स द लर्नर अलोंग विथ हिमसेल्फ। क्या इस बच्चों को स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है और लर्निंग करता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 3 फेज में होता है। पहला होता है प्री एक्टिव स्टेज। उसमें क्या होता है कि टीचर गोल अपना फिक्स करता है, कंटेंट फिक्स करता है और किस अपने स्ट्रेटेजीज को डिसाइड करता है कि किस तरह से वो बच्चों को पढ़ाएगा। फिर दूसरा आता है इंटरएक्टिव फेज। उसमें क्या होता है, इंटरएक्टिव फेज जो आता है उसमें टीचर लर्निंग का एक्शन और रिएक्शन पढ़ाता है और बच्चों के एक्शन रिएक्शन को देखता है, लर्नर का डायग्नोज करता है क्या सीखा उन्होंने। फिर स्टेज
पोस्ट एक्टिव स्टेज में टीचिंग टेस्ट करता है, उनका टेस्ट लेता है। जो पढ़ाता है टीचर, उसको फिर टेस्ट से देखता है कि बच्चों ने क्या सीखा। उसके बाद उन्हें क्या करता है कि फीडबैक देता है। तो क्या है, फर्स्ट फेज में जब टीचर पढ़ाना शुरू करता है, उसके पहले क्या करता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है कि वो लेसन को पढ़ाकर बच्चों को क्या सिखा पाएगा। तो वो जब पढ़ा लेगा तो बच्चे क्या अचीव करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि वो अपने माइंड में फिक्स करके चलता है कि क्या क्या चीज़ बच्चे सीखेंगे, क्या कंटेंट सीखेंगे और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। जब वो ऑब्जेक्टिव टीचर फिक्स कर लेता है, तब वो नेक्स्ट लेवल पे आता है कि कंटेंट को एनालाइज करता है। और कंटेंट जो पढ़ाना है उसको एनालाइज करके, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव अब क्लियर है कि वो पढ़ाएगा तो बच्चे ये सीख पाएंगे, तो उसी हिसाब से वो अपने टॉपिक को ऑर्गेनाइज करता है और फिर उसी तरह से पढ़ाई के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है। और सेकंड पेज पर वो जो आता है इंटरैक्टिव स्टेज जब आता है, तो टीचर नए कंटेंट को उन बच्चों को जो बताता है वो उनके प्रीवियस नॉलेज के साथ ज्वाइन करके बताता है। तो टीचर बच्चों को वर्बल स्टिमुलेशन बहुत तरह का देता है और क्वेश्चन पूछता है, समझाता है, बच्चों के रिस्पॉन्स को भी सुनता है और उसके बाद उन्हें गाइड करता है। और कंटेंट का जो भी पढ़ाता है उसका मटेरियल बच्चों को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि बच्चों की समझ में आए। अब फिर तीसरा फेज जो आता है उसमें बच्चा टेस्ट लेता है। ये टीचर का भी टेस्ट हो जाता है, क्योंकि टीचर ने जो पढ़ाया उसका इवेलुएशन होता है, मूल्यांकन होता है। तो बच्चे अगर सही सही सब कुछ पढ़ा बता देते हैं जो टीचर ने पढ़ाया, तो इससे टीचर की टीचिंग का सक्सेस असेसमेंट हो जाता है कि टीचर ने सही पढ़ाया, बच्चों को सही समझ में आया। और उससे क्या होता है कि बच्चों में जो वांछित व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जो वांछित होता है, वो दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से टीचिंग का प्रोसेस जो है वो क्या है कि एक मॉडिफाइड टीचिंग प्रोसेस होता है, जिसमें बच्चों का बिहेवियर और ज्ञान दोनों में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए टीचिंग अब इसका सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, नहीं, फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सबसे पहला हुआ कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। फिर रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज टू प्रीवियस वन, अभी जो वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, सबसे पहले निर्देशात्मक उद्देश्य तैयार करना, फिर वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ना, फिर जो मटेरियल है पढ़ाने का, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति। ठीक है, फिर क्या करता है टीचर कि फिर टीचर करता है कि इस बच्चों का इवैल्यूएशन करता है, पढ़ा दिया उसके बाद उनका मूल्यांकन करता है कि बच्चों ने क्या समझा और क्या सीखा। ठीक है, उसके बाद अगर लगता है कि नहीं कहीं कमी हो गई, बच्चों को समझने में दिक्कत हुई, तो वो रीटीचिंग पुनः पढ़ाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे शिक्षण प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप में। तो आंसर इज डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दैट इज द लास्ट। कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो फिलॉसफी में और ह्यूमन साइंस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, किसने इंट्रोड्यूस किया? जर्मन फिलोसोफर, जर्मन सोशल साइंटिस्ट जो थे, फिलोसोफर और ह्यूमन साइंस में लाया गया। जर्मन फिलोसोफर जोहान गुस्ताव ड्रॉयसन। ये 2013 का क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो ये जर्मन फिलोसोफर एंड सोशल साइंटिस्ट थे, एंड सोशल साइंटिस्ट। ठीक है, के द्वारा ये लोकप्रिय बनाया गया। अब सवाल है कि ये है क्या।
तो ये जो है ना ये जर्मन सोशल साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने मैक्स वेबर, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, सब ने क्या बताया कि ये वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजी में भी कि सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन प्रोसेस, इसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि आप आउटसाइड ऑब्जर्वर बन के किसी को देखें, और इसमें क्या देखना है कि आपको जो भी ह्यूमन एक्टर है उसको उसके हिसाब से देखना है। आप किसी का एक्शन अगर देख रहे हैं तो क्या है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग से और अपनी मीनिंग से नहीं, यहाँ पर क्या करना है कि एक्टर्स को उनके हिसाब से देखना है कि वो किस तरह से किसी चीज को समझ रहे हैं। मतलब क्या है कि ये जो वेस्टर्न लोग थे ना, ये रेफर करते थे कि किसी भी एक्शन का अर्थ आप एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि वो व्यक्ति क्यों उस तरह से कर रहा है, अपने हिसाब से नहीं समझने को कहकर वो कहते थे कि जो वह एक्टर है, जो वह कर रहा है, जो वह एक्शन कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। मतलब क्या है कि दूसरे के जूते में घुसना, एंटरिंग द शूज ऑफ अदर, और उसका रिसर्च को आपको देखना है और सोचना है कि वो एक्टर क्यों, जो व्यक्ति यह काम कर रहा है वो क्यों ऐसा कर रहा है, और उसको वो आपको आप जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन इनका मानना था, ये जर्मन सोशल साइंटिस्ट का मानना था कि आपको ऑब्जेक्ट समझकर नहीं देखना है। किसी व्यक्ति का एक्शन को अगर आप देख रहे हैं तो उसके हिसाब से सोच के देखिए, उसको सब्जेक्ट समझिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। मतलब क्या है, किसी के एक्शन को आपको उसके हिसाब से देखना है, जो कि हम ऑब्जेक्ट नेचुरल वर्ड में ह्यूमन एक्टर क्या है कि वो एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा उनका मतलब हम सोचते हैं जो बाहरी दबाव से वो कर रहे हैं, नहीं, वो हमें करना है कि बच्चों किसी भी व्यक्ति को उनके अपने समझ के हिसाब से देखना है और इसको मीनिंग देते हुए समझना है। मतलब कहना है कि किसी के भी एक्शन को आप अपने हिसाब से ना जज करके उसके हिसाब से जज करिए, जो एक्शन कर रहा है उसके भाव को समझते हुए। तो ये जर्मन समझ सोशल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया। तो इसका आंसर होगा ए। आई थिंक ये क्लियर होगा कि किसी के एक्शन को उसके हिसाब से देखना, अपने हिसाब से नहीं, उसको सब्जेक्ट समझ के देखना, उसको ऑब्जेक्ट समझ के किसी के एक्शन को नहीं देखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।